अगर ये पैराक्लोरेनिलीन गलती से भी पेरिअपाइकल एरिया में चला गया तो ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट शो करता है। यानी कि पेशेंट तो आपके पास आया था आरसीटी कराने के लिए, लेकिन उसे क्या हो गया, कैंसर। इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता था कि हमें इन दोनों इरिगेंट्स को आपस में मिक्स नहीं करना, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट काफ़ी हार्मफुल है और कार्सिनोजेनिक है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सुनील और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन को हम काफ़ी हल्के में लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि काटो खोलो और लगा लो, बस यही तो इरिगेशन होता है। लेकिन नहीं, एग्जैक्टली इरिगेशन का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर हम उसको फॉलो करें तो हमारे आरसीटी के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट वो हमें दे सकता है। तो इरिगेशन के अंदर जो आइटम यूज़ किया जाता है उसको हम इरिगेंट बोलते हैं, और इरिगेंट काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी अलग अलग होती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इरिगेंट माने जाते हैं, दो इरिगेंट, जैसे कहा जाता है कि इन दो इरिगेशन के बिना हमारी आरसीटी हो ही नहीं सकती, वो होते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट और ईडीटीए। सोडियम हाइपोक्लोराइट की जो कंसंट्रेशन होती है वो 5.25% होती है। अब सोडियम हाइपोक्लोराइट काम कैसे करता है? ये क्या करता है, टिश्यू डेब्रीज को रिमूव कर देता है। हमारा पल्प एक टिश्यू है और सोडियम हाइपोक्लोराइट क्या करता है, इस टिश्यू डेब्रीज को रिमूव करता जाता है। साथ ही हम सिर्फ फाइलिंग के ज़रिए हमारी पूरी कैनाल्स को क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है हमारे टूथ में लेटरल कैनाल्स भी होती हैं। तो लेटरल कैनाल्स को भी हमें कहीं ना कहीं क्लीन तो करना ही है, तो ये काम इरिगेशन ही कर सकता है। और सोडियम हाइपोक्लोराइट जो होता है वो ये काम बखूबी निभाता है। वो सारे पल्प टिश्यू को रिमूव कर देता है, डेड टिश्यूज़ को रिमूव कर देता है और कैनाल को क्लीन कर देता है। अगर आपने सोडियम हाइपोक्लोराइट को एपेक्स तक पहुंचा दिया तो वो आपकी पूरी आरसीटी को सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन अगर वो पेरिअपाइकल चला गया तो इससे एलर्जिक रिएक्शन शो हो सकती है और पेशेंट को काफ़ी हार्म हो सकता है, जिसे कि हम पेरिअपाइकल एक्सीडेंट या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइट एक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्योंकि हम साइड वाइंड नीडल का यूज़ नहीं करके अगर हम नॉर्मल नीडल का यूज़ करते हैं और सोडियम हाइपोक्लोराइट को ज़ोर से पुश कर देते हैं तो वो पेरिअपाइकल एरिया में चला जाता है और उसको सोडियम हाइपोक्लोराइट एक्सीडेंट बोला जाता है। यानी कि वहाँ पे वो टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट इसके साथ क्या होता है कि इसकी एक कमी होती है कि ये स्मीयर लेयर को रिमूव नहीं कर पाता। अब स्मीयर लेयर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर ईडीटीए का यूज़ किया जाता है। ईडीटीए के यूज़ से क्या होता है कि एक तो वो आपकी फ़ाइल को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है कि अगर आप ईडीटीए कोट करके फ़ाइल को इंसर्ट करते हैं तो आपकी फ़ाइल ईजिली इंसर्ट हो जाती है, उसको एक्सेस ईजिली मिल जाता है। साथ ही उसके ब्रेकेज के चांसेस भी कम हो जाते हैं और ये स्मीयर लेयर को भी रिमूव करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि सोडियम हाइपोक्लोराइट का अलग काम है और ईडीटीए का अलग काम है। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो एक अलग टाइप का मिक्सचर बनता है जिसका खुद का एक अलग काम है। जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट ने क्या किया, टिश्यूज़ को रिमूव किया और ईडीटीए ने क्या किया, स्मीयर लेयर को हटाया। लेकिन अगर आप इन दोनों को मिक्स करते हैं तो ये क्या करता है कि डेंटिन को इरोड करना स्टार्ट कर देता है। अब डेंटिन का इरोजन होना अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। अच्छी बात इसलिए क्योंकि जैसे ही डेंटिन इरोड होगा उसके अंदर जो टिश्यूज़ होंगे, जो पल्प के टिश्यूज़ के रेमनेंट्स होंगे या फिर लेटरल कैनाल्स होंगी, वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगी। लेकिन इसी के साथ ही अगर उसने ज़्यादा इरोड कर दिया, उसने डेंटिन को ज़्यादा वीक कर दिया, तो इससे वर्टिकल रूट फ्रैक्चर भी हो सकता है। इसलिए आपको केस टू केस देखना पड़ेगा कि आपको किस में कैसे इन दोनों का यूज़ करना है। सपोज़ आपके पास कैल्सीफाइड कैनाल का केस आता है, तो कैल्सीफाइड कैनाल में अगर आप सोडियम हाइपोक्लोराइट और ईडीटीए को मिक्स करके यूज़ करें, यानी कि आपने कैनाल के अंदर सोडियम हाइपोक्लोराइट डाल दिया एंड देन फाइल पे ईडीटीए कोट करके उसको इंसर्ट किया एंड एजिटेट करना स्टार्ट किया, अब आप देखोगे कि वहाँ पर बबल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो मिक्सचर होता है ना, यानी कि अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, ये मिक्सचर क्या करता है, इरोजन स्टार्ट करता है और कैल्सीफाइड कैनाल में आपको बहुत अच्छी एक्सेस प्रोवाइड करा सकता है ये। तो आपको पाथ मिल जाता है कैल्सीफाइड कैनाल्स के अंदर। लेकिन नॉर्मल टूथ के अंदर अगर आपने इसको यूज़ कर दिया तो ये वर्टिकल रूट फ्रैक्चर कर देगा। तो इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल टूथ के अंदर, लेकिन आपको इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना। आप ऐसे नहीं कि इसको बार बार यूज़ किए जा रहे हैं, तो इससे टूथ वीकन हो जाता है। इसके अलावा जो थर्ड इरिगेंट होता है वो होता है सलाइन। सलाइन को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने हाइपो यूज़ किया, देन अगर आप ईडीटीए डालना चाहते हैं तो आप बीच में सलाइन का यूज़ करिए, देन आप ईडीटीए का यूज़ करिए। अगर आपको मिक्सचर नहीं बनाना है हाइपो और ईडीटीए का जो कि इरोड करता है, तो आप बीच बीच में सलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। और जो लास्ट जो हमारे इरिगेंट होता है वो होता है क्लोरहेक्सिडिन। क्लोरहेक्सिडिन 2% जो होता है
उसकी बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। अब एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या करता है कि ये सब्सटेंटिविटी बनाकर रखता है, यानी कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक कैनाल को एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट देता रहता है। तो इसलिए काफ़ी सारे डेंटिस्ट होते हैं और काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं उसमें यही कहा गया है कि क्लोरहेक्सिडिन को लास्ट इरिगेंट की तरह ही हमें यूज़ करना चाहिए, जो कि हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है और एंटी माइक्रोबियल एनवायरनमेंट कैनाल के अंदर बना के रखता है। उसके अलावा एक पॉइंट मिस हो गया, वो ये कि सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसको काफ़ी सारे डेंटिस्ट हीट करके भी यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती है। सोडियम हाइपोक्लोराइड की जो कंसनट्रेशन है 5.25% है, अगर आप उससे ज़्यादा कंसनट्रेशन यूज़ करते हो तो वही मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो डेंटिन को ज़्यादा इरोड करेगा। अगर आप उससे कम कंसनट्रेशन यूज़ करते हो तो वो जो टिश्यूज़ होते हैं, पल्पल टिश्यूज़, उसको रिमूव नहीं कर पाएगा, इतना एफिशिएंटली उस काम नहीं कर पाएगा वो। तो ये तो हमारे सारे इरिगेंट्स हो गए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे इरिगेंट्स आते हैं, मतलब ट्रिपल एंटीबायोटिक इरिगेंट भी आते हैं। तो इन सारे इरिगेंट्स के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इरिगेंट्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये तो बात रही कि हमें क्या करना है, अब हमें क्या नहीं करना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ईडीटी और हाइपो को यूज़ करते हैं तो एक रिएक्शन होती है और वहाँ पर एक सब्सटेंस बनता है जो कि इरोजन स्टार्ट करता है डेंटिन का। देखिए, अगर आप क्लोरहेक्सिडिन और सोडियम हाइपोक्लोराइड को मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर बनता है पैराक्लोरएनिलीन। अगर ये पैराक्लोरएनिलीन गलती से भी पेरियापाइकल एरिया में चला गया तो ये कार्सिनोजेनिक इफेक्ट शो करता है, यानी कि पेशेंट तो आपके पास आया था आरसीटी कराने के लिए, लेकिन उसे क्या हो गया, कैंसर। वो इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता था कि हमें इन दोनों इरिगेंट्स को आपस में मिक्स नहीं करना, क्योंकि इसका बाय प्रोडक्ट काफ़ी हार्मफुल है और कार्सिनोजेनिक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी क्लोरहेक्सिडिन और सोडियम हाइपोक्लोराइड मिक्स नहीं होने चाहिए। अब देखो, आपको इरिगेंट्स के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन आपको इसका सीक्वेंस नहीं पता। किस सीक्वेंस में आप कौन सा इरिगेंट यूज़ करोगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितनी देर के लिए वो इरिगेंट आप यूज़ करोगे। देखो, काफ़ी सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद मेरे को ये चीज़ पता चली कि किसी भी आर्टिकल में साफ साफ नहीं लिखा है कि कौन से इरिगेंट को आप कितनी देर तक कैनाल के अंदर रखोगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़ के एक निचोड़ निकाला है, प्लस मैंने काफ़ी सारे क्लिनिशियन से भी बात करी, काफ़ी सारे एंडोडोंटिस्ट से भी पूछा। तो वो जिस प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं क्लिनिकली, जो कि वेरीफाइड है, उन्होंने खुद यूज़ किया है काफ़ी सालों से, और वो मैं मेरे क्लिनिक पर भी यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये सीक्वेंस आपको कहीं पे भी नहीं मिले, तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप नोट कर सकते हो या आप याद भी रख सकते हो अगर आप बहुत शार्प हो तो सबसे पहला जो इरिगेंट मैं यूज़ करता हूँ वो होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। 10 मिनट के लिए एक कैनाल के अंदर 5.25% इसकी कंसंट्रेशन होती है, यानी कि एक कैनाल के अंदर आपको 10 मिनट तक तो हाइपो डाल के रखना ही है, और आप चाहे तो उसको एजिटेट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने कोरोनल डाला और आप उसको काउंट करो, पूरी कैनाल के अंदर, ठीक है, कोरोनल से लेकर एपेक्स तक पूरी कैनाल के अंदर 10 मिनट तक आपका हाइपो रहना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो इसे हॉट भी कर सकते हो, हीट भी कर सकते हो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। इसके बाद जो सेकंड इरिगेंट होता है वो होता है ईडीटीए। ईडीटीए आपको 1 मिनट तक कैनाल के अंदर रखना है। उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 17% है। इसके बाद सोडियम हाइपोक्लोराइड और सलाइन का मिक्सचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी ठंडा करके आपको इरिगेशन करना है 5 मिनट्स तक एक कैनाल के अंदर। एंड देन लास्ट जो कि मैंने बताया क्लोरहेक्सिडिन 2%, इसको आपको 1 मिनट तक कैनाल के अंदर रखना है लास्ट इरिगेंट की तरह। देन आप उसके बाद पेपर पॉइंट डाल के पूरी कैनाल को ड्राई कर दीजिए और फिर ऑब्चुरेशन के लिए आपका टूथ रेडी है। तो ये तो था सीक्वेंस इरिगेशन का। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं मेरे क्लिनिक पर यूज़ करता हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मेरे को इसका देखने को मिला है। कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो ऐसे मुंह पे हाथ रख के आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पल्पाइटिस का पेन होता है और पेरियापाइकल इन्फ्लेमेशन उनका हो रखा होता है। तो अब क्या होता है कि ऐसे केसेस के अंदर आप ठंडा सलाइन यूज़ करो। इससे क्या होता है कि आपको जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और काफ़ी जल्दी इफ़ेक्ट करेगा और पेशेंट का पेन काफ़ी जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। वो इसलिए आपको पता है, देखो इन्फ्लेमेशन के जो साइंस होते हैं, रूबर, ट्यूमर, कैलर, डॉलर, फंक्शन लाइसा,
है ना, ये आपने पढ़ा है। तो उसके अंदर जो एक साइन होता है वो होता है टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है, जो इन्फ्लेम्ड एरिया होता है वहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है कंपैरेटिवली। तो अगर आप वहाँ पे ठंडा सलाइन यूज़ करते हो तो वो टेम्परेचर को रिलीज़ करता है और साथ ही जो पेरियापाइकल इन्फ्लेमेशन है उसको जल्दी से कम कर देता है। तो अगर पेशेंट के पेन को जाने में जहाँ पर 1 से 2 दिन का टाइम लग रहा था, हो सकता है कि वो 6 घंटे के अंदर ही उसका ठीक हो जाए। तो ये चीज़ मैं अपने क्लिनिक पर यूज़ करता हूँ, काफ़ी इफ़ेक्टिव लगती है मुझे। अगर आप चाहें तो आप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सलाइन की बोतल को फ्रिज में डाल के रख दो और फिर अगर जब भी आपको लगे कि हाँ मुझे अब इरिगेशन करना है, देन उसको आप यूज़ करो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दिस इज़ डॉक्टर सुनील साइनिंग ऑफ।